नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपकी ये क्लासें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और इसके अलावा जो 4 कंपनीज है एनर्जी डिपार्टमेंट की, उनकी जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट की, उसके रिगार्डिंग ये क्लासें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चलाई जा रही है। और इन क्लासों की जो विशेषताएँ रहेगी मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि ये क्लासें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और उसके अलावा आपको जो इसके नोट्स है, पीडीएफ है, और साथ में बायलैंग्वेज आपके एमसीक्यूज है, और इसके अलावा जो भी अन्य पाठ्य सामग्री होगी वो आपको बिल्कुल ही निःशुल्क दी जाएगी, यानी आपसे किसी प्रकार का कोई चार्जेज वसूल नहीं किया जाएगा। तो जो भी इच्छुक साथी है, इंटरेस्टेड है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आज का आपका नया चैप्टर रहेगा, यानी आपकी ऑडिट वाली क्लासेस चल रही है, इसमें से आपके 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो या आज की क्लास के माध्यम से आपका 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम रहेगा वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, यानी संपत्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन ऑडिटर द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, किन किन चीज़ों को उसको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और ये क्लासें आपकी जो यूट्यूब चैनल पर आपको एक जगह यानी JVNL जूनियर अकाउंटेंट ऑडिट क्लासेज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, सभी क्लासें आपको वहाँ मिल जाएगी। अब तक 10 क्लासें अपलोड हो चुकी है, तो सभी क्लासें आपको एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, ऑडिट की आपकी लगभग अभी और 20 से लेकर 25 क्लासें रिमेनिंग है, तो 20 ये जो टोटल क्लासें होगी आपकी 35 से लेकर 40 क्लासें ऑडिट की आपकी रहेगी। ठीक है, जैसे ऑडिट आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका GST या इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज का चैप्टर रहेगा आपका, यानी टॉपिक इसका वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स यानी संपत्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? यानी संपत्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर आपका वेरिफिकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशंस यानी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, फिर आपका वैल्यूएशन जो मूल्यांकन किया जाता है उसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट बात करेंगे रोल ऑफ ऑडिटर इन वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, यानी संपत्ति का सत्यापन करने के रिगार्डिंग जो अंगेषक होता है उसका क्या रोल है, भूमिका होती है। फिर उसके बाद में बात करेंगे एडवांटेज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, यानी असेट्स का मूल्यांकन करने पर कौन कौन से लाभ होते हैं, और वैल्यूएशन ऑफ असेट्स जो संपत्तियां कितने प्रकार की होती है उनका 1 बाय 1 डिटेल से अध्ययन करेंगे। एंड फिक्स असेट्स का किस प्रकार से किया जाता है, इंटेंजिबल एंड अदृश्य संपत्तियों का किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा, फ्लोटिंग असेट्स का किस प्रकार से किया जाएगा, फिक्टियस असेट्स का किस प्रकार से किया जाएगा, और इसके बाद में जो टाइपिकल असेट्स होती है उसका किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और ये नीचे इसका हिंदी वर्जन दे रखा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो नोट्स आपके बाइलिंगुअल है, क्या है बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश में है, और जो आपके एमसीक्यूज रहेंगे वो भी आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का लड़का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, सभी के लिए ये क्लासें काफ़ी फायदेमंद है। तो आपको अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ द accounts of concern is to verify the assets and liabilities appearing in the balance sheet of a business concerns. Verification means proving the truth or confirmation. He has not only to examine the arithmetical accuracy and bona fide of the transaction in the books of account by vouching only, but he has also to examine that the assets as recorded in the balance sheet actually exists. He also see whether a particular assets as recorded in the balance sheet on the day of the closing of the books of account exists or not. The accuracy and profits are dependent upon the correct valuation of assets, यानी जो प्रॉफिट है वो करंट जो आपकी जो करंट एसेट्स है उसका अगर प्रॉपर्ली वेरिफिकेशन होगा तभी एक्चुअल लाभानी शो पाएगा। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल असेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड असेट्स एंड फ्लोटिंग असेट्स, यानी संपत्तियां 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक चल। द प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ असेट्स। अब इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। यानी किसी व्यवसाय के लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बैलेंस शीट में दर्शाई गई संपत्तियों देनदारियों का सत्यापन करना होता है। यानी जो ऑडिटर होता है, जो व्यापार की जो असेट्स है और लाइबिलिटीज है उनका एक तरह से जो बैलेंस शीट में शो की गई है तो उसको उचित रूप से उनकी जांच करना उसका परम कर्तव्य होता है, यानी वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। सत्यापन का अर्थ है सत्यता सिद्ध करना, यानी वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि जो भी असेट्स है क्या वो व्यापार में विद्यमान है या नहीं है, क्या फर्जी तरीके से तो बैलेंस शीट में नहीं शो की गई है, इस प्रकार से उसे चेक करना होता है। यानी सत्यता सिद्ध करना या पुष्टि करना, उसे केवल लेखा पुस्तकों में दर्ज लेन देन की अंगणितीय सटीकता और सत्यनिष्ठा की जांच नहीं करनी होती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होता है कि बैलेंस शीट में दर्ज संपत्तियां वास्तव में मौजूद है। यानी जो बैलेंस शीट में जैसे मान के चलो जो असेट्स है 1 लाख रुपए दर्शाई गई है,
अब जो अर्थमेटिकल आंकड़े हैं या रिकॉर्ड है, तो उस पर उसे विश्वास नहीं करना चाहिए, उसे फिजिकल रूप से देखना चाहिए कि 1 लाख की जो बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाई गई है, शो की गई है, वो क्या रियली में या वास्तव में फिजिकल रूप से विद्यमान है या नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जो 1 लाख रुपए की संपत्ति दर्शाई गई है, क्या एक्चुअल में उस पर डेप्रिसिएशन काटा गया है या नहीं काटा गया है, और इसके अलावा जो 1 लाख की एसेट्स दिखाई गई है, क्या, हालांकि जो ऑडिटर होता है टेक्निकल रूप से उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता है, लेकिन नॉर्मली रूप से देखा जाए तो उसे ये भी देखना होता है कि जो 1 लाख रुपए की संपत्ति है, क्या वो 1 लाख रुपए के आसपास है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है उसे ये भी देखना होता है कि लेखा पुस्तकों को बंद करने के दिन बैलेंस शीट में दर्ज कोई विशेष संपत्ति मौजूद है या नहीं। सटीकता और लाभ संपत्तियों के सही मूल्यांकन पर निर्भर करते हैं, यानी जो अगर प्रॉपरली असेट्स का मूल्यांकन सही ढंग से किया जाएगा तो जो बैलेंस शीट के अंतर्गत असेट्स है, ठीक है, तो उसमें जो प्रॉफिट आएगा व्यापार का, तो प्रॉफिट पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर संपत्ति को घटाकर बढ़ाकर दिखाया जाता है तो जो लाभ हानि है उनमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्वीकृत सिद्धांतों के अकॉर्डिंग संपत्तियों को सामान्यतः अचल संपत्तियों और चल संपत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी संपत्तियां सामान्य 2 प्रकार की होती है, चल और अचल, यानी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। लेकिन इनको जो चल संपत्तियां हैं उनको भी अलग अलग डिवाइडेड किया गया, अचल को भी अलग अलग बांटा गया है। यानी दो चालू और यानी अचल और चल संपत्तियों में इनको डिवाइडेड या वर्गीकृत किया जाता है। सत्यापन की प्रक्रिया संपत्तियों की प्रकृति के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब बात करेंगे वेरिफिकेशन, सत्यापन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सत्यापन के बारे में। यानी लेखा पुस्तकों की अंकगणितीय सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच करना पर्याप्त नहीं होता है। लेखा परीक्षक को यह सत्यापित करना होगा कि बैलेंस शीट में दिखाई देने वाली विभिन्न मदें लेखा परीक्षा संस्था के कब्जे में या नहीं है। यानी जो मान के चलो, अभी जैसा कि बात कर चुके हैं कि बैलेंस शीट में आपकी असेट्स शो कर रखी है। अब असेट्स फर्नीचर भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, इसके अलावा बिल्डिंग भी हो सकता है, एक्सेट्रा, प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, तो जो संपत्तियां बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठी में शो की गई है, क्या वो फिजिकल रूप से विद्यमान है या नहीं है, या ऑडिटर को जांच करना उसका प्रमुख कर्तव्य होता है। नेक्स्ट है, लेखा परीक्षक को यह सत्यापित करना होगा कि बैलेंस शीट में दिखाई देने वाली विभिन्न मदें लेखा परीक्षा संस्था के कब्जे में है। नेक्स्ट है, सत्यापन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा लेखा परीक्षक वास्तविक निरीक्षण या अन्य माध्यमों से बैलेंस शीट में दिखाई देने वाली विभिन्न मदों के अस्तित्व, स्वामित्व, मूल्यांकन और सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करता है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक उन्होंने परिभाषा दी थी, किसने? प्रबंध शास्त्री ने, स्पाइसर एम पेगलर ने। किसने? स्पाइसर एम पेगलर ने सत्यापन को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित किया है वो देखते हैं। हालांकि इस प्रकार की परिभाषा आने की संभावना न के बराबर होती है, लेकिन अगर आ भी जाए तो आपको ध्यान रखना है। संपत्तियों का सत्यापन का तात्पर्य उनके मूल्य, स्वामित्व और अधिकार, अस्तित्व और कब्जे तथा संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के प्रभार की उपस्थिति की जांच करना होता है। दूसरे प्रबंध शास्त्री है लैंकास्टर के शब्दों में बात करें तो संपत्तियों का सत्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लेखा परीक्षक बैलेंस शीट के दाहिने पक्ष, किसके दाहिने पक्ष बोले तो असेट साइड, दाहिने पक्ष की सटीकता को प्रमाणित करता है, और इससे 3 विशिष्ट उद्देश्यों के रूप में माना जाना चाहिए। अब 3 विशिष्ट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो हो जाएगा मौजूदा संपत्तियों का सत्यापन, यानी जो मौजूदा असेट्स है उनका सत्यापन करेगा फिजिकल रूप से। इसके अलावा संपत्तियों का मूल्यांकन करेगा, यानी वैल्यूएशन करेगा, और फिर बाद में नेक्स्ट बात करेगा उनके अधिग्रहण का प्रमाणीकरण, यानी जो संपत्ति है क्या वो कंपनी के या संस्था के स्वामित्व में है या नहीं है, वो इन सब चीजों की जांच करेगा। ठीक है, पर्सनली करेगा, मौजूदा संपत्तियों का सत्यापन करेगा, संपत्तियों का वैल्यूएशन करेगा, और फिर लास्ट में बात जांच करेगा उनके अधिग्रहण का प्रमाणीकरण के बारे में जांच करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका एडवांटेज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, यानी जो संपत्तियों के सत्यापन के मुख्य कौन कौन से लाभ या प्रॉफिट्स होते हैं या एडवांटेज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं, यानी संपत्तियों, परिसंपत्तियों या असेट्स का सावधानी पूर्वक सत्यापन लेखा परीक्षक को ग्राहक यानी कंपनी या संस्था, या बार बार ग्राहक आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी ग्राहक का मतलब कंपनी या संस्था कंपनी को निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगा। कौन कौन से लाभ प्रदान करेगा? फर्स्ट तो करेगा कि हेराफेरी और गबन से बचाव हो जाएगा। अगर संपत्तियों का सत्यापन किया जाएगा तो कंपनी को सबसे बड़ा लाभ होगा, हेराफेरी और गबन से बचाव होगा। इसके अलावा परिसंपत्तियों के अनुचित उपयोग से सुरक्षा बढ़ेगी, यानी उनका इरेगुलेटरी रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा। परिसंपत्तियों का उचित अभिलेखन और मूल्यांकन किया रहेगा। नेक्स्ट फायदा रहेगा, बैलेंस शीट द्वारा व्यवसाय की सही और निष्पक्ष स्थिति का प्रदर्शन। परिसंपत्तियों के सत्यापन में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। अब क्या क्या कार्य करना होगा? यानी बही खातों की बैलेंस शीट से तुलना करेगा, यानी जो बही खाते हैं उनकी बैलेंस शीट से तुलना करेगा, क्या वाकई में इतनी संपत्ति है कि नहीं है। बैलेंस शीट की तिथि पर परिसंपत्तियों के अस्तित्व का सत्यापन करेगा। यह सुनिश्चित करना है कि वे किसी भी प्रकार के प्रभार या बंधक से मुक्त है, उसे यह सुनिश्चित करना है कि कोई संपत्ति है
तो गिरवी तो नहीं रखी गई है, या मोर्गेज तो नहीं है, ठीक है, या उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभार या बंधक तो नहीं है। उनके उचित मूल्य का सत्यापन करेगा, यानी क्या संपत्ति 1 लाख की दर्शाई गई है तो क्या मार्केट वैल्यू उसके 1 लाख की है आफ्टर डेफिनेशन, आफ्टर मूल्यह्रास, ठीक है, ये उनका उचित मूल्य का सत्यापन करेगा। यह सुनिश्चित करना कि परिसंपत्तियां व्यवसाय के लिए अधिग्रहित की गई थी और बैलेंस शीट में स्पष्ट रूप से दर्ज है, और ये भी सुनिश्चित करेगा कि कोई परिसंपत्ति है वो अधिग्रहित की गई है, ठीक है, और वो उसको बैलेंस शीट में शो किया गया है या नहीं किया गया, वो स्पष्ट रूप से देखेगा। इसके अलावा यह भी इंश्योर करेगा कि ग्राहक या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में है या नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से उसे जांच करनी होगी। नेक्स्ट है वैल्यूएशन और डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन की परिभाषा क्या है, अब देखते हैं। मूल्यांकन यानी वेरिफिकेशन देख चुके हैं, अब बात करेंगे वैल्यूएशन की। किसके करेंगे, वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो मूल्यांकन और उसका आधार परिसंपत्तियों के प्रकार और उनके स्वामित्व के उद्देश्य के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न होगा। हालांकि वह परिसंपत्तियों का मूल्य याद करने के लिए कुछ परीक्षण कर सकता है। कैसे करेगा, तो इसमें परिभाषा दी गई है लैंकास्टर के अकॉर्डिंग। तो लैंकास्टर के अनुसार एक लेखा परीक्षक मूल्यांकक नहीं होता है और उसे ऐसा करने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो ऑडिटर होता है वो एक तरह से एलिवेटर वैल्यूएटर आदमी नहीं होता है, क्योंकि वो टेक्निकल पर्सन नहीं होता, वो अकाउंट्स का व्यक्ति होता है। तो उसे जो मशीनरी का मूल्यांकन करना है तो टेक्निकल उसको इतना नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता, ठीक है, तो उसे इतनी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वह केवल मूल लागत मूल्य का सत्यापन कर सकता है, जो मूल लागत है उसका ही सत्यापन कर सकता है, और यह इंश्योर या सुनिश्चित कर सकता है कि वर्तमान मूल्य उचित है और तर्कसंगत है तथा स्वीकृत वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुरूप है, ठीक है। तो उसे टेक्निकल रूप से वो 100% शो नहीं हो सकता, लेकिन जो वर्तमान में जो मशीनरी का मूल्य है, एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति भी इस बारे में कैलकुलेशन या वैल्यूएशन कर सकता है कि जो अमुक संपत्ति है वो वर्तमान बाजार मूल्य के अकॉर्डिंग कितने रुपए की होगी। नेक्स्ट है रोल ऑफ द ऑडिटर इन द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, यानी जो वैल्यूएशन का असेट्स किया जाता है उसमें ऑडिटर की क्या क्या भूमिका होती है, इसको देखते हैं। एन ऑडिटर plays an important role in the verification and valuation of assets. The accuracy of the balance sheet and the estimated profits of a concern depend upon the correct valuation of the assets. Following points indicate the role played by the auditor while valuation of assets. यानी लेखा परीक्षक परिसंपत्तियों के सत्यापन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी कंपनी की बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठा की सटीकता और अनुमानित लाभ परिसंपत्तियों के सही मूल्यांकन पर निर्भर करते हैं। परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में लेखा परीक्षक की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। अब कौन कौन से बिंदु है, यानी इसमें 12 प्रकार के बिंदु पॉइंट्स बताए गए हैं। अब इनका 1 बाय 1 बात करते हैं। फर्स्ट तो है, यानी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का उद्देश्य यह दर्शाना है कि बैलेंस शीट कंपनी की वास्तविक स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करती है और लाभ को बढ़ाने के लिए खातों में कोई हेरफेर तो नहीं किया गया है। फर्स्ट काम उसे यह करना होगा। सेकंड देखना होगा कि लेखा परीक्षक को परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में कुछ परीक्षण करने होते हैं, ठीक है, वो जांच करेगा। नेक्स्ट के बात करेगा उसे मूल्यांकन सर्वेक्षक आदि जैसे सक्षम व्यक्तियों के प्रमाण पत्रों पर भरोसा करना चाहिए। जो भी वैल्यूएटर है, कोई टेक्निकल पर्सन है या इसके अलावा जो सर्वेक्षक है, अगर उसने प्रमाण पत्र दे दिया है तो उसी प्रमाण पत्र के आधार पर संपत्तियों का जो मूल्य है उस मूल्य पर उसे विश्वास करना चाहिए, यानी उसकी जो वैल्यू है उसे इन बिलों का संदर्भ लेकर यह पता लगाना चाहिए कि ऐसी परिसंपत्तियां किस कीमत पर खरीदी गई थी। जो भी बिल है, वाउचर्स है, उनका रेफरेंस के माध्यम से उसे पता लगाना चाहिए कि ये जो एसेट्स है किस कीमत पर खरीदी गई थी। लेखा परीक्षक को यह भी विचार करना चाहिए कि परिसंपत्तियों का मूल्यांकन प्रतिस्थापन मूल्य पर किया गया है या विश्वसनीय मूल्य पर। इसके अलावा लेखा परीक्षक को मूल्यांकन के स्वीकृत सिद्धांतों को लागू करना होता है। जो भी एज पर रूल से जो भी स्वीकृत सिद्धांत है, जो भी ICAI द्वारा जारी किए गए हैं, वो उसे मान्य होते हैं। यदि वह मूल्यांकन के तरीके से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को उल्लेख करना चाहिए। यानी जो संपत्ति का मूल्य है, अगर ऑडिटर उस संपत्ति के मूल्य से वैल्यूएशन से संतुष्ट नहीं है तो अपनी रिपोर्ट में उस जो भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट है उसमें उसका अंकन उसे अवश्य करना चाहिए। उसे यह भी सिद्ध करना चाहिए कि बैलेंस शीट के उद्देश्य से परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उनके विघटन मूल्यों पर नहीं किया जाना चाहिए, मानो व्यवसाय बंद हो गया हो। नेक्स्ट है 9th नंबर का पॉइंट है, यानी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक ऑडिटर को उनकी मूल लागत, जो उनकी प्राइम कॉस्ट है, और परिसंपत्तियों की संभावित कार्यशील आयु, जो भी उनका संभावित जीवन काल है, परिसंपत्तियों के टूट फूट, परिसंपत्तियों का विखंडन मूल्य और परिसंपत्तियों के अप्रचलित होने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो उसके मूल्यांकन का आधार और गणनाएं सही है और सभी आकस्मिकताओं का प्रावधान किया गया है। यानी उसे सर्वप्रथम यह देखना होगा कि जो परिसंपत्तियों की संभावित कार्यशील आयु कितनी है, जीवन काल कितना है, टूट फूट और मरम्मत, विखंडन मूल्य, अप्रचलित होने की जो भी संभावना है उनको उसे ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है नकदी, प्राप्य बिल और निवेश जैसी परिसंपत्तियों के मामले में लेखा परीक्षक को
बैलेंस शीट तैयार करने की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण भी करना चाहिए। जैसे जो चालू संपत्तियां जैसे नकदी है, बीआर है, इन्वेस्टमेंट है, तो इनके मामले में बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग उसे व्यक्तिगत रूप से यानी इंडिविजुअली या फिजिकल रूप से उनकी जांच भी उसे करनी चाहिए। यदि कई नकदी शेष या बड़ी संख्या में निवेश है तो लेखा परीक्षक को प्रतिस्थापन की संभावनाओं से बचने के लिए उन सभी का एक साथ सत्यापन भी करना चाहिए। जैसे नकदी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड या कैसेट बैंक जैसे 1 लाख रुपए दर्शा रखा है कैश इन हैंड, तो उससे जो व्यापार के रोकड़ बही है, रोकड़ बही के अकॉर्डिंग जो भी उसकी तिजोरी है व्यापार की, तो उसमें उसे चेक करना होगा कि नकदी इतनी है कि नहीं है। और इसके अलावा जैसे बैलेंस में 10 लाख रुपये बैंक बैलेंस उनका व्यापार का 10 लाख रुपये शो कर रहा है, तो बैलेंस की जो पासबुक है या बीआरएस के माध्यम से उनका उसे मैच करना चाहिए। वैसे यदि एक ही बैठक में सभी का सत्यापन करना संभव नहीं है तो सत्यापन पूरा होने तक उसे सभी प्रतिभूतियों और नकदी शेषों को अपने नियंत्रण में और कब्जे में रखना चाहिए। ठीक है, अब ये स्वाभाविक है कि जो जो भी वेरिफिकेशन का कार्य सत्यापन या मूल्यांकन एक बार में नहीं हो पाता है, तो जब तक वो कार्य कंप्लीट नहीं होता है तब तक ऑडिटर को जो भी सिक्योरिटीज है और जो नकदी है उनके शेषों को जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपने कब्जे में उसे रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन हो गया। नेक्स्ट देख नेक्स्ट आ जाएगा इसमें परिसंपत्तियों का मूल्यांकन सत्यापन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाभ हानि खाते और बैलेंस शीट का सही और निष्पक्ष विवरण परिसंपत्तियों के उचित मूल्यांकन पर निर्भर करता है। इसके अलावा परिसंपत्तियों का अत्यधिक या कम मूल्यांकन करना परिसंपत्तियों को सटीक मूल्यांकन से संभव नहीं हो पाता है। भले ही लेखा परीक्षक विशेषज्ञ न हो, उसे खातों में दर्शाए गए परिसंपत्तियों के मूल्यांकन सत्यापन करते समय सतर्क को सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। यानी इसमें कहने का तात्पर्य यह है, भले ही जो ऑडिटर है वो एक तरीके से टेक्निकल पर्सन नहीं होता है, ठीक है, यानी इसमें टेक्निकल पर्सन इस एसेट्स का प्रॉपरली वैल्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य विवेक का व्यक्ति जो जिस प्रकार से कार्य करता है उसे सामान्य व्यक्ति के विवेक के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये संपत्ति 1 लाख रुपए की दर्शा रखी है और अगर उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं संपत्ति 20,000 रुपये की आती है, ठीक है, तो उसको जो भी ज़्यादा वैल्यू उसके अकॉर्डिंग दर्शाया गया है उसमें अपने रिपोर्ट में उसे मेंशन अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जिसमें विभिन्न यानी फॉर वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स वी कैन क्लासीफाई एसेट्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब जो संपत्तियां 4 प्रकार की यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, एक तो फिक्स्ड एसेट्स होती है आपकी, एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है यानी अदृश्य संपत्ति जिसको देखा हुआ छुआ नहीं जा सकता, इसके अलावा फ्लोटिंग एसेट्स होती है और इसके अलावा फिक्टियस एसेट्स यानी काल्पनिक संपत्तियां होती है। यानी विभिन्न परिसंपत्तियों के सत्यापन और मूल्यांकन के लिए हम परिसंपत्तियों को निम्नलिखित समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक अचल संपत्ति यानी स्थायी संपत्ति, एक अमूर्त संपत्ति अदृश्य संपत्ति, चल संपत्ति यानी चालू, और फिर काल्पनिक संपत्तियां। तो 4 प्रकार की संपत्तियां हैं। अब चारों प्रकार की संपत्तियों को 1 बाय 1 देखेंगे। पहले अचल परिसंपत्तियों में कौन कौन सी संपत्तियां आती है, जैसे आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा जो भी संपत्तियां हैं वो एक तरीके से आपकी अचल संपत्ति होती है। फिर उसके बाद में अमूर्त संपत्तियां देखेंगे, फिर चल संपत्तियां देखेंगे, फिर लास्ट में काल्पनिक परिसंपत्तियों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जो भी जैसे आपका फिक्स्ड एसेट्स में जैसे मशीनरी आ गया, तो मशीनरी के रिगार्डिंग ऑडिटर को किस प्रकार से जांच करनी है, प्लांट के रिगार्डिंग कौन कौन से साक्ष्य उसे देखने हैं, फर्नीचर के रिगार्डिंग उसे किस प्रकार से जांच करनी है, एक्सेट्रा जो भी है, तो उनकी डिटेल से बात करेंगे यहाँ पे। और जो अचल संपत्ति हैं जिसमें आपका जैसे मशीनरी है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन घटाना जरूरी है, जो भी उसमें खरीद के समय जो भी डायरेक्ट खर्चे हुए हैं तो उसकी लागत में उसे इंक्लूड करना चाहिए, और भूमि पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं घटाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात करेंगे। यानी स्थायी या अचल संपत्ति, फर्स्ट है इसमें इन फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज्ड फॉर परमानेंट यूज इन द बिजनेस, एंड जो स्थायी संपत्तियां परमानेंट यूज के लिए व्यापार में खरीदी जाती है। द होल बिजनेस इज कैरिड ऑन विद द हेल्प ऑफ दीज एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आर यूजुअली वैल्यूड एट द गोइंग कंसर्न वैल्यू, यानी चालू अवधारणा के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कॉस्ट प्राइस स्लैश डेप्रिसिएशन, यानी जो लागत मूल्य से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे फिर संपत्ति का वास्तविक मूल्य प्राप्त हो जाएगा। While verifying the fixed assets, an auditor must satisfy himself with regard to the following points. यानी स्थिर संपत्तियां व्यवसाय में स्थायी उपयोग के लिए खरीदी जाती है, पूरा व्यवसाय इन्हीं संपत्तियों की सहायता से चलता है। स्थिर संपत्तियों का मूल्यांकन आमतौर पर चालू व्यवसाय मूल्य पर किया जाता है, अर्थात लागत मूल्य में से मूल्यह्रास घटाकर जो मूल्य आता है चालू मूल्य हो जाएगा। स्थिर और जो स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य, बाजार मूल्य जिनमें से जो भी कम हो उन पर स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, स्थिर संपत्तियों का सत्यापन करते समय लेखा परीक्षक को निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए या निम्नलिखित बिंदुओं की उसे डिटेल से जांच करनी चाहिए। अब कौन कौन से बिंदु है इनको देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट क्या करेगा, यानी सुनिश्चित करें, यानी उसे पहले क्या आंसर करना है,
ये सुनिश्चित करे कि अचल संपत्तियों का रिकॉर्ड उचित तरीके से रखा गया है और सभी अचल संपत्तियों की पूरी सूची उपलब्ध है, यानी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड रखा गया है और उनकी पूरी सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट जांच करेगा कि अचल संपत्तियों पर पहचान के उचित चिन्ह लगे हुए हैं, यानी उनका जो मार्किंग कार्य है वो प्रॉपर्ली किया गया है नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रबंधन ने सक्षम व्यक्तियों द्वारा अधिमानतः तकनीकी पृष्ठभूमि वाले अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की आवृत्ति और कवरेज के संबंध विस्तृत प्रक्रिया की योजना बनाई है या नहीं बनाई है, यानी टेक्निकल पर्सन है या नहीं है, उसकी उसे जांच करनी होगी। फिर बाद में जांच करेगा कि सुनिश्चित करना है कि सभी अचल संपत्तियों का समय समय पर और नियमित रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए और उसकी भौतिक उपस्थिति अभिलेखों से मेल खाती है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो क्या कार्रवाई की गई है उसे मेंशन करना चाहिए, यानी जो भी संपत्ति बैलेंस शीट में दर्शाई गई है या व्यापार में शो की गई है तो क्या वो फिजिकल रूप से विद्यमान है या नहीं है, तो उसकी जांच ऑडिटर को करनी होती है। और जो अगर कोई कमियां पाई जाती है तो उसे ऑडिट रिपोर्ट में उसका उल्लेख अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अचल संपत्तियों के सत्यापन के लिए एक लिखित प्रक्रिया भी मौजूद होनी चाहिए और उसे क्या करना है, सुनिश्चित करेगी सत्यापन आमतौर पर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो संपत्तियों से परिचित है। ठीक है, ये भी उसे आंसर करना चाहिए, जो तकनीकी पर्सन है या टेक्निकल व्यक्ति इसका वैल्यूएशन कर सकता है। तो जो तकनीकी व्यक्तियों द्वारा संपत्तियों का मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है उसको इस प्रकार से सुनिश्चित करना होता है। संबंधित पक्षों के कब्जे में मौजूद अचल संपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया की जांच की जाती है। जो संबंधित पक्ष है उनके कब्जे में या उनके ओनरशिप में कोई एसेट्स है तो उनकी जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी या उनकी डीड या समझौते की जांच की जाएगी। इसके अलावा जांचें कि अचल संपत्तियों के आंतरिक सत्यापन की रिपोर्ट में किसी क्षतिग्रस्त या अचल प्रचलित संपत्ति का उल्लेख है या नहीं है, यह उसे जांचना होगा। इसके अलावा अचल संपत्तियों का उचित बीमा है या नहीं, फिक्स्ड एसेट्स का उचित बीमा इंश्योरेंस करवाया गया है या नहीं करवाया गया है, क्या वर्ष के दौरान कोई दावा आया है या कोई क्लेम आया है, यदि हाँ तो खातों में इसका क्या विवरण दिया गया है, डिटेल से जांच करनी होगी। इसके अलावा उसे आंसर करना होगा कि अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास के बाद उचित मूल्यांकन किया गया है और कंपनी अधिनियम की अनुसूची 6 क्या है, यानी कंपनी एक्ट 2013 की तो अनुसूची है 30 क्या है 6 से ध्यान रखना आपको कि आवश्यकता के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में इसका विवरण दिया गया है या नहीं दिया गया है, उसे सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा संगठन में अचल संपत्तियों की खरीद है, यानी स्थायी संपत्तियों की परचेज, निपटान या प्रतिस्थापन के संबंध में, यानी प्रतिस्थापन बोले तो जो संपत्ति पुरानी हो जाती है उसकी जगह नई संपत्ति लगाना प्रतिस्थापन होता है, के संबंध में प्राधिकरण और अनुमोदन की उचित प्रणाली का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा उसे आंसर करना होगा कि खरीदी गई संपत्तियों की वास्तविक प्राप्तियों की पुष्टि के लिए दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच की गई है और आपूर्तिकर्ता सप्लायर के चालानों को अचल संपत्ति अभिलेखों में दर्ज किया गया है या नहीं किया गया है। इस प्रकार से उसे डिटेल से जांच करनी होती है। ठीक है, ये तो हो गया स्थायी संपत्ति के बारे में। अब इसमें जो स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में अब 1 बाय 1 देखेंगे। प्लांट मशीनरी आएगा, फर्नीचर आएगा, आपका बिल्डिंग आएगा, लैंड आएगा, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी स्थायी संपत्तियां उसके बारे में अब 1 बाय 1 डिटेल से बात करेंगे। अब देखते हैं, इसमें पहले बात करेंगे प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। किसके बारे में करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। यदि मशीनें चालू लेखा अवधि में खरीदी गई है तो विक्रेताओं के चालान और समझौते का सत्यापन किया जाना चाहिए। यदि मशीनरी पिछली लेखा अवधि में मौजूद थी तो लेखा परीक्षक को प्रभारी अभियंता यानी इंजीनियर द्वारा तैयार और प्रमाणित संयंत्र और मशीनरी की अनुसूचियों की जांच करके पूंजीगत व्यय का पता लगाना चाहिए। जो भी पूंजीगत व्यय किया गया उसका पता लगाना चाहिए, यानी कैपिटल एक्सपेंसेस का। यदि मशीन में कोई अतिरिक्त भाग जोड़ा गया है तो लेखा परीक्षक को इन अतिरिक्त भागों का सत्यापन भी करना चाहिए। अब मशीनरी में एक्स्ट्रा कोई अलग मशीनरी, छोटी मशीनरी या अन्य पार्ट्स ऐड किया गया है तो उसे जांच करना चाहिए और उसे आंसर करना चाहिए कि उन्हें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जैसे सीमा शुल्क है, भाड़ा है, मशीन की स्थापना आदि पर हुए व्यय को मशीनरी खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। जैसे इसके बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे मशीनरी आपकी 5 लाख रुपए में परचेज की गई है, अब उसको व्यापार स्थल तक लाने पर जैसे 15,000 किराया लग गया, इसके अलावा इंश्योरेंस चार्जेज लग गए 2,000 के और इंस्टॉलेशन चार्जेज, इंश्योरेंस के अलावा उसको प्रतिस्थापन है तो 1,000 रुपये का खर्चा हो गया। तो जो पूरी लागत आएगी, जैसे ये 5,18,000 रुपये लागत आ गया तो ये मशीनरी की लागत में डेबिट की जाती है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सीमा शुल्क है, भाड़ा है, मशीनरी की स्थापना आदि पर हुए व्यय को मशीनरी खाते में डेबिट किया जाएगा, यानी नाम किया जाएगा। मरम्मत और नवीनीकरण पर हुए किसी भी व्यय को, ये महत्वपूर्ण है। यानी इसके बाद जैसे मशीनरी की स्थापना हो जाती है यानी उसको प्रतिस्थापन कर देते हैं, यानी उसको व्यापार में इंस्टॉलेशन का कार्य कर दिया जाता है। अब उसके बाद ये मशीनरी रनिंग में आ जाती है। रनिंग में आने पर स्वाभाविक है मशीनरी में हर तरह के खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं, उसके समय समय पर नवीनीकरण करवाना होता है, उसकी रिपेयरिंग होती है, सर्विसेज होती है, तो उन पर जो व्यय किया जाता है उसको राजस्व खाते रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज किया जाता है। किसमें, ये ध्यान रखना है, किसमें चार्ज किया जाएगा, एंड राजस्व खाते में उसको चार्ज किया जाएगा, ना कि मशीनरी खाते में। ठीक है, इन मशीनरी खाते में सिर्फ खरीद के समय व्यापार स्थल तक लाने पर जो खर्चा होता है उसी को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
यदि प्लांट रजिस्टर रखा जाता है, यानी जो प्लांट के रिगार्डिंग बात करें, यदि प्लांट रजिस्टर रखा जाता है तो उसे इस रजिस्टर का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मशीनरी पर मूल्यह्रास पर्याप्त है या नहीं और मशीन के कार्यकाल का सही अनुमान लगाया गया है या नहीं। इसके अलावा उसे प्लांट रजिस्टर से प्रत्येक मशीन की एक सूची तैयार करनी चाहिए और उसे वर्क्स मैनेजर से प्रमाणित भी करवाना चाहिए। चूंकि वह तकनीकी व्यक्ति नहीं होता है, इसलिए इन प्लांट के रजिस्टर से संबंधित जो टेक्निकल पर्सन होता है उसे प्रमाणित करवाना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर एक तरह से तकनीकी व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए उसे मशीनों के मूल्यांकन और प्रत्येक मशीन पर लगाए गए मूल्यह्रास के संबंध में वर्क्स मैनेजर यानी जो कार्य प्रबंधक होता है, वर्क्स मैनेजर की सलाह पर भी निर्भर रहना होता है। जो प्रमाण पत्र वर्क्स मैनेजर देता है उसके अकॉर्डिंग उसका कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, इसे यह भी इंश्योर करना चाहिए कि बैलेंस शीट में प्लांट और मशीनरी खाते को वर्ष के दौरान मशीनरी की खरीद और कुछ पुर्जों की बिक्री के संबंध में उचित समायोजन करने के बाद लागत में से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है या नहीं दर्शाया गया है, या डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए मशीनरी के मूल्य में से। नेक्स्ट है, यदि मशीनरी किसी विदेशी शाखा में है तो लेखा परीक्षक को विदेशी देश के पेशेवर सत्यापनकर्ताओं से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करनी चाहिए। जैसे एमएनसी कंपनी बड़ी कंपनी है, अब स्वाभाविक है कि प्लांट इसका विदेश में भी रहता है, देश में भी रहता है, इंटरनेशनल लेवल पर रहता है। तो जो फ्रॉड यानी जो अब्रॉड में यानी विदेश में जो प्लांट स्थापित है, मशीनरी है, तो वहाँ का जो सत्यापन करता है विदेश का, तो उससे प्रमाण पत्र लेना चाहिए उसके रिगार्डिंग। यदि किसी प्लांट और मशीनरी को स्क्रैप किया गया है, यानी जो मिसयूज होने के बाद में जो स्क्रैप बचा होता है तो स्क्रैप किया गया है, नष्ट किया गया है या बेचा गया है, तो लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस पर होने वाले लाभ या हानि का सही निर्धारण किया गया है। उसे इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से ऑडिटर को कार्य करना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्थायी संपत्तियों में फर्नीचर की। किसके बारे में बात करेंगे? फर्नीचर की। अब जैसे कि पता है कि व्यापार में फर्नीचर सभी व्यापारिक संस्थाओं या कंपनी में फर्नीचर होता है, जैसे आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, अलमीरा हो गया, एक्सेट्रा, कई प्रकार का फर्नीचर होता है। ठीक है, तो फर्नीचर एक तरीके से स्थायी संपत्ति होती है। इन फर्नीचर एक बार खरीदा जाता है, जो लगभग मिनिमम 4 से लेकर 5-7 वर्षों तक चलता है। ऐसा नहीं है कि 12 महीने में फर्नीचर खराब हो जाता है। तो लेखा परीक्षक को चालू लेखा अवधि के दौरान अधिग्रहित संपत्तियों के मामले में डीलरों के बिलों की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा संपत्ति की खरीद में हुई किसी भी व्यय को फर्नीचर खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। जो भी खरीद पर जो जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको फर्नीचर खाते में डेबिट कर देंगे। जो भी लागत आएगी किराया की और एक्सेट्रा जो भी खर्चा होता है वो लागत में इंक्लूड हो जाएगा या डेबिट हो जाएगा। अवधि के दौरान की गई वृद्धि की सामान्य तरीके से जांच की जानी चाहिए। अगर ड्यूरिंग पीरियड में किसी प्रकार से कोई वैल्यूएशन वृद्धि हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्ली जांच की जानी चाहिए। चालू वर्ष के दौरान फर्नीचर की मरम्मत को अगर चालू वर्ष करंट ईयर के दौरान अगर फर्नीचर में किसी प्रकार का रिनोवेट या मरम्मत या रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है तो उसको रेवेन्यू अकाउंट किसमें जैसा कि मशीनरी में किया जाता है सेम इस प्रकार इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी इसको राजस्व खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। पिछली लेखा अवधि के दौरान मौजूद संपत्तियों के मूल्यों का सत्यापन पिछली लेखा अवधि की संपत्ति सूची से किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कंपेरिजन करना चाहिए। लेखा परीक्षक को मूल्यह्रास लगाने की विधियों की जांच करनी चाहिए। लेखा परीक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जो मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन लगाया गया है वो किस विधि से लगाया गया है और वर्तमान में लेखा मानकों के अकॉर्डिंग या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कौन सी विधि मान्यता प्राप्त है उसके अकॉर्डिंग उसे जांच करनी होती है। तो सामान्यतः जो क्रमागत ह्रास विधि है उसी का सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। उसे यह भी इंश्योर करना चाहिए कि जब भी फर्नीचर का कोई टुकड़ा खरीदा जाए उसे स्टॉक रजिस्टर में ठीक से दर्ज किया जाए। यानी जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें जो भी सामग्री मटेरियल परचेज किया जाता है उसको यानी स्थायी संपत्ति को ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए। तो किसी भी प्रकार की चोरी से बचने के लिए उसे क्रमांकित यानी उस पर नंबरिंग भी की जानी चाहिए। ठीक है, 2 उसके आपके यानी मशीनरी और फर्नीचर। अब देखते हैं थर्ड, प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में किस प्रकार से ऑडिटर को जांच करनी है। तो ऑडिटर को इस मद का विस्तार पूर्वक सत्यापन करना चाहिए और इसके लिए उसे स्वतंत्र स्वामित्व वाली संपत्ति और पट्टे पर रखी गई संपत्ति के बीच अंतर भी स्पष्ट करना चाहिए। अब इसमें संपत्ति आपकी एक तो हो जाएगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उसके रिगार्डिंग क्या चेक करेगा? फर्स्ट चेक करेगा स्वतंत्र संपत्ति यानी फ्री होल्ड को बोलते हैं, यानी किसी प्रकार से पट्टे पर नहीं ली गई है या बंधक नहीं है। तो स्वतंत्र संपत्ति को देखते हैं। जहां स्वतंत्र संपत्ति खरीदी गई है वहां उसे स्वामित्व दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। क्या करेगा? सबसे पहले खरीद बिल विलेख देखेगा, पंजीकरण प्रमाण पत्र देखेगा, दलाल का नोट और नीलामकर्ता का खाता आदि, ताकि सही स्थिति की पुष्टि उसके स्वतंत्र संपत्ति के खरीद मूल्य के संबंध में उसे ग्राहक के वकीलों से प्राप्त खरीद विवरण भी देखना चाहिए। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति ग्राहक के नाम पर है या नहीं। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हस्तांतरण विलेख भारतीय पंजीकरण यानी हस्तांतरण विलेख जो है जो भारतीय पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग पंजीकृत है या नहीं है। इस प्रकार से उसे जांच करनी होगी। नेक्स्ट जांच करेगा यदि संपत्ति गिरवी रखी हुई है यानी मोर्गेज है तो लेखा परीक्षक को गिरवी धारक के स्वामित्व और विलेख और बकाया ऋण राशि के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिए। यदि संपत्ति किराए पर दी गई है यानी संपत्ति हायर परचेज है या रेंटेड दी गई है तो उसे किराए की रसीद और विशेष रूप से अंतिम बार वसूले गए किराए की रसीद की जांच भी उसे करनी चाहिए। ये ऑडिटर का मुख्य कार्य होता है।
इसके अलावा यदि संपत्ति चालू वर्ष में अधिकृत की जाती है, इन चालू वर्ष में उसको अधिकृत या एक्वायर किया जाता है, तो बैंक पासबुक की सहायता से लागत का सत्यापन किया जा सकता है। उसे इस संबंध में किए गए सभी भुगतानों का भी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए। और इसके अलावा उन्हें यह भी इंश्योर करना चाहिए कि भवन और जिस भूमि पर वह निर्मित है उसके लिए अलग अलग खाते रखे जाएं। यह आवश्यक है कि क्योंकि मूल्यह्रास भवन पर लागू होता है, भूमि पर नहीं होता। यह विशेष ध्यान रखना है कि जो भी असेट्स है उसको अलग अलग खाते उनके होने चाहिए, और जो मूल्यह्रास है वो केवल बिल्डिंग पर लगता है, ना कि लैंड पर, यानी भूमि पर कभी भी मूल्यह्रास नहीं लगता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, यानी जमीन पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी फ्री होल्ड देख चुके हैं, अब देखते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात करेंगे। लीज पट्टे वाली संपत्ति के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसे पट्टे के अनुबंध की जांच करके मूल्य और अवधि का पता लगाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक का पट्टा तब तक वैध नहीं होता है जब तक कि वह पंजीकृत विलेख द्वारा प्रदान न किया गया हो। यानी एक रेगुलेशन है, क्या है, कानून है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा सेक्शन 107 के अकॉर्डिंग, इसके द्वारा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 107 के अकॉर्डिंग उसे जांच करना होगा। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पट्टे की शर्तों का ठीक से पालन किया गया है या नहीं किया गया है। उसे किराए के भुगतान की अंतिम रसीद की भी जांच करनी चाहिए। यदि संपत्ति उप किराए पर दी गई है तो उसे किराएदार के समझौते की जांच, जो भी डीड गया है या एग्रीमेंट है, उस पर उसकी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पट्टे के मूल्य के लिए उचित मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है, और इसके लिए पट्टे के मूल मूल्य की जांच भी उसे करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी संपत्ति जो निर्माण प्रक्रिया में है लेकिन बैलेंस शीट में दिखाई गई है, लेखा परीक्षक को निम्नलिखित बिंदुओं की जांच करनी चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग उसे क्या क्या जांच करेगा डिटेल से। फसली जांच करेगा कि उन्हें पूर्ण किए गए कार्यों के लिए वास्तुकार के प्रमाण पत्र की जांच करनी चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैलेंस शीट में इस मद के अंतर्गत केवल पूर्ण किए गए कार्य शामिल हैं। इसके अलावा उसे यह भी इंश्योर करना चाहिए कि राजस्व और पूंजीगत व्यय का आवंटन सही ढंग से किया गया है या नहीं किया गया है, या तब यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि जब निर्माण कार्य ग्राहक के कर्मचारी द्वारा किया जा रहा हो। इसके अलावा उन्हें किए गए पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंसेस होता है के संबंध में किसी जिम्मेदार अधिकारी से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से ऑडिटर को ये चीजें देखनी होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं लूज टूल्स, पैटर्नर्स और डाइज एक्सेट्रा, यानी ऐसी संपत्तियों का उपयोगी जीवन काल कम होता है और प्रति इकाई मूल्य भी इनका कम होता है। यानी जो उपरोक्त जो संपत्तियों की बात की उनका जो जीवन काल है वो भी कम होता है और प्रति इकाई मूल्य भी कम होता है। इसलिए प्रत्येक इकाई के लिए अलग अलग खाता नहीं रखा जाता है, कंबाइंड इनका अकाउंट रखा जाता है। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या चेक करेगा, यानी लेखा परीक्षक को खुले उपकरणों की सूची की जांच की जाएगी, जो भी डिवाइडेड इक्विपमेंट्स हैं उनकी डिटेल से जांच की जाएगी। लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूची में किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रमाणित हुआ है। इसी प्रकार की संपत्तियों में छोटे उपकरण, डाई, जेक्स, मोल्ड आदि भी शामिल होते हैं। इनमें से कुछ के खो जाने की संभावना होती है और कुछ बहुत तेजी से उपयोग हो जाते हैं, इसलिए इन पर मूल्यह्रास की पारंपरिक विधि लागू नहीं होती है। अब इसमें एक प्रबंध शास्त्री उसने क्या बोला था कि मोंट गोमरी कौन थे, मोंट गोमरी के अकॉर्डिंग का सुझाव है कि मूल्यह्रास के बजाय इन वस्तुओं के प्रतिस्थापन की लागत को रखरखाव के लिए प्रभावित करना आमतौर पर एक संतोषजनक विकल्प ऑप्शन होता है। इसके अलावा यदि कंपनी अपने उपकरण स्वयं बनाती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कंपनी स्वयं करती है, तो लेखा परीक्षक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका मूल्य लागत से तो अधिक नहीं है। ठीक है, उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लागत जैसे 20,000 की आती है और उसको 25,000 रुपये में शो कर रखा है, तो भी एक तरीके से जो परंपरा है अकाउंटिंग की उसका उल्लंघन होता है, तो उसे ये भी डिटेल से जांच करनी होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, यानी जो निवेश होते हैं विनियोग, उनके बारे में बात करेंगे। क्या विनियोग, अब देखते हैं इसको, यानी शेड्यूल यानी अनुसूची देखते हैं। तो शेड्यूल, if there are a large number of investments as in the case of banks and insurance companies, the auditors should ask for a schedule of investments held by his client. The schedule should disclose full particulars of the investments, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए तो नेम ऑफ द इन्वेस्टमेंट, द कॉस्ट प्राइस, द मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू, डेट ऑन विच द इन्वेस्टमेंट वाज एक्वायर्ड, plus the rate of interest payable and the dates of the payments of interest, tax deducted and so on, and compare these with the records in the books of his client। यानी अनुसूची है, तो यदि निवेशों की संख्या अधिक है, जैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जैसे कि बैंक और बीमा कंपनियों के मामले में, बैंक और बीमा कंपनियों में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होती है, यानी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो लेखा परीक्षक को अपने ग्राहक द्वारा यानी कंपनी द्वारा धारित निवेशों की अनुसूची मांगनी चाहिए। जो भी कंपनी द्वारा इन्वेस्टमेंट है उनकी सूची मांगनी चाहिए। अनुसूची में निवेशों का पूरा विवरण होना चाहिए।
जैसे कि निवेश का नाम, निवेश का क्या नाम है, लागत मूल्य क्या है, बाजार मूल्य क्या है, बही मूल्य क्या है, निवेश अधिग्रहण की तिथि, देय ब्याज दर और ब्याज भुगतान की तिथियां, कर कटौती आदि का संपूर्ण विवरण होना चाहिए। लेखा परीक्षक को इन विवरणों की तुलना अपने ग्राहक यानी कंपनी के बही खातों में दर्ज रिकॉर्ड से भी करनी चाहिए। फिर है ट्रांसफर डीड की जांच करेगा। तो इसके रिगार्डिंग क्या जांच करेगा, यानी हस्तांतरण विलेख के बारे में बात करें यहाँ पे, किसके बारे में, हस्तांतरण विलेख। यदि शेयरों की खरीद के लिए सत्यापन की तिथि तक कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है तो हस्तांतरण विलेख इस उद्देश्य के लिए एक वैध प्रमाण पत्र होगा। नए शेयरों के लिए आवेदन करते समय आवेदन राशि की रसीद या आवंटन पत्र की उसे डिटेल से जांच करनी होती है। फिर एक कंपेरिजन देखते हैं, इसमें ABC 3 तरीके तुलना देखेंगे, तुलना करेगा। तुलना 3 प्रकार से करेगा, वो देखते हैं कैसे करेगा। तुलना देखते हैं। लेखा परीक्षक को सभी निवेशों की एक साथ जांच करनी चाहिए और उसकी तुलना अनुसूची से करनी चाहिए, जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए, जो भी उसमें डिटेल दे रखी है। यदि निवेशों की संख्या अधिक है और एक ही बैठक में उनकी जांच संभव नहीं है तो जांचे गए निवेशों को एक बक्से में बंद करके सील कर देना चाहिए। अगर वो समय पर जांच नहीं कर पाता, इन्वेस्टमेंट की संख्या ज़्यादा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सील कर देना चाहिए ताकि अगली जांच के समय उन्हें दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सके। नेक्स्ट है, यदि ये निवेश कंपनी की ओर से किसी न्यासी द्वारा तस्दीक द्वारा रखे गए हैं तो ऐसे नामित व्यक्ति द्वारा निष्पादित न्यास विलेख की जांच की जानी चाहिए। न्यास विलेख के अभाव में लेखा परीक्षक को न्यासी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए कि वह उन प्रतिभूतियों को न्यास में रखता है और वे किसी भी प्रकार के प्रभार से मुक्त है और वे नामित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में है, यानी जो ट्रस्टी है जिनके पास में वो संपत्तियां इन्वेस्टमेंट रखे गए हैं तो उससे एक तरह से प्रमाण पत्र लेगा। नेक्स्ट है, यदि प्रतिभूतियों को सुरक्षित अभिरक्षा यानी सुरक्षित कस्टडी यानी अभिरक्षा के लिए बैंकरों को सौंपा गया है तो लेखा परीक्षक को बैंक से सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रखी गई प्रतिभूतियों की संख्या के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और यह जांच करनी चाहिए कि वे किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त है। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो सिक्योरिटीज है, अगर सिक्योरिटी की यानी सुरक्षा की दृष्टि से कंपनी में रखना उचित नहीं है तो किसी बैंकर में, लॉकर में इन सिक्योरिटीज को रख दिया जाता है। तो बैंकर जो भी बैंक है तो बैंक से प्रमाण पत्र लेना चाहिए कि क्या क्या संपत्तियां यहाँ पे विद्यमान है नहीं है और किसी प्रभार यानी किसी भी मोर्गेज से वो मुक्त है या नहीं है, इस प्रकार से उसे डिटेल सूचना लेनी अनिवार्य होती है। अब महत्वपूर्ण के बारे में, संपत्ति के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे लैंड के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, लैंड एंड यानी भूमि। अब जैसा कि भूमि है, भूमि एक तरह से स्थायी संपत्ति है और भूमि का जो जीवन काल है अनिश्चित होता है, ठीक है, यानी इसका जीवन काल निश्चित नहीं है, जब तक संसार रहेगा जब तक भूमि रहेगी। और जो इसका डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास, इस पर कभी मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता है, यानी इसकी जो वैल्यू है कभी डिक्रीज नहीं होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। तो लैंड के बारे में बात करें तो द वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर लैंड कैन बी एज अंडर। अब इसमें देखते हैं, व्यवसाय के दौरान भूमि का उपयोग नहीं होता है इसलिए इस पर मूल्यह्रास लागू नहीं होता है, यानी भूमि पर कभी भी मूल्यह्रास लागू नहीं होता है। अतः लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैलेंस शीट में भूमि को मूल लागत के आधार पर दर्शाया गया है, हो चाहे भूमि स्वतंत्र स्वामित्व वाली हो या पट्टे पर ली गई हो, मूल्यांकन विधि एक ही रहती है। चाहे भूमि स्वतंत्र व्यक्ति की हो या पट्टे लीज पर ली गई हो तो उसका मूल्यांकन है सिर्फ एक विधि से किया जाएगा। लेखा परीक्षक मूल खरीद अनुबंध के संदर्भ में लागत की जांच कर सकता है। उसे खरीद को अधिकृत करने वाले निदेशक मंडल के कार्यव्रत की भी मिनट्स की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा उसे क्या जांच करेगा, नेक्स्ट ऑडिटर जांच करेगा। लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि पर कोई प्रभार या बंधक तो नहीं है, यानी जो भूमि है वो कहीं मोर्गेज तो नहीं है। लेखा परीक्षक स्वामित्व विलेख, क्रेता का नोट आदि की जांच करने के लिए सक्षम नहीं है, अतः उसे वकील से इनकी वैधता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। यानी जो लेखा परीक्षक है, जो स्वामित्व विलेख है, जो ओनरशिप है, तो क्रेता का नोट आदि की जांच करने के लिए सक्षम नहीं होता है तो उसकी जांच हेतु जो वकील होता है उसकी वैधता का प्रमाण पत्र वकील से लेना चाहिए। निम्नलिखित व्यय होने पर भूमि की लागत बढ़ जाएगी, दलाल का कमीशन है, स्वामित्व जांच शुल्क है और सुधार व्यय आदि है, इनको इंक्लूड करेंगे तो इनकी लागत बढ़ जाती है। नेक्स्ट, जहाँ ग्राहक द्वारा भूमि किराए पर दी गई है वहाँ लेखा परीक्षक को अनुबंध और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच भी करनी चाहिए। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राप्य भूमि किराया का उचित लेखा जोखा किया गया है या नहीं किया गया है, इसके बारे में ऑडिटर को डिटेल से जांच करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल में बोरिंग हो जाता है बड़ा वीडियो, तो यहाँ तक रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा उसमें यहाँ से मोटर लोरियस एंड वेंस के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक्स है आपके, यानी वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स वाला जो यूनिट्स है उसका नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है उसका डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो कमेंट कर जरूर करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब। थैंक यू।